प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी जी, श्री अभिमन्यु सिंह जी, सुशांत श्री राम जी और आप सबको मेरी जय श्री राम। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, आदर योग्य देवी सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज का दिन हम सब के लिए गौरव का वो क्षण है और हमारे आजादी के उन सभी गुमनाम महानायकों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। दूरदर्शन द्वारा निर्मित ऐतिहासिक धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा अब Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसका आनंद उठाएं। ये वो धारावाहिक है जिसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव अभियान से प्रेरणा लेकर हमने दूरदर्शन के माध्यम से इसको कमीशन किया था। ये कार्यक्रम भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ को समर्पित। आप सभी जानते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत वीरों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत की आजादी में वीरता की वो गाथाएं हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, वो युद्ध हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हैं। स्वराज इन्हीं अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं की उनके अदम्य साहस की कहानी है। मित्रों, दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झकझोरने और भावनाओं के चैनलाइज करने का काम किया है। असल मायने में देखा जाए तो भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन से बेहतर शायद ही कोई और जान सकता है। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर अब अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने भारत की अमृत पीढ़ी से कहा है कि इन अगले 25 वर्षों में आपके ऊपर दायित्व है कि आपको भारत को विकसित भारत बनाना है, यानी कि अमृत काल से स्वर्णिम काल तक पहुंचाना है। मैं यही कहूंगा, हमारे लिए अगले ये 3 दशक ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। जैसे पिछले 10 वर्षों में 10 में से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना और जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म ढाए थे उन अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और अब जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत बन जाएगा। आजादी के मतवालों ने जिस भारत के निर्माण हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो कल्पना उनके मन में भारत की थी, आज हमारी सरकार उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का कार्य कर रही। देश यहां से वो छलांग लगाने वाला है, उसके बाद भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत फिर महान बनेगा, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी कड़ी से मैं ये भी कहना चाहता हूं, स्वराज धारावाहिक अगर एक और दूरदर्शन और हमारे ऑल इंडिया रेडियो पर इसके कुछ जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है, अगर ओटीटी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का साधन हमें चाहिए था तो मुझे लगता था कि नेचुरल पार्टनर के रूप में Amazon प्राइम हमारे पास मिला है। आज से Amazon प्राइम पर भी मिलेगा और देश और दुनिया इसको देख पाएगी। तो थैंक यू सुशांत जी, आपका योगदान, आपके प्लेटफॉर्म का। मित्रों, भारत में स्वराज शब्द का अर्थ सुशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वराज शब्द हमें अपने में संपूर्ण भारत को स्वतंत्र कराने और अपनी पद्धति से चलाना है। इसमें स्वभाषा, स्वधर्म, स्वसंस्कृति और अपनी कलाएं भी सम्मिलित हैं। आज जब तक हम आंतरिक दृष्टि से स्वराज की भावना में नहीं रंगते, तब तक भारत सही अर्थों में स्वराज प्राप्त नहीं कर सकता। 75 वर्ष के शासन में
हर किसी ने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, लेकिन अगर शताब्दी के वर्ष में हम अपनी भाषाओं को ना बचा पाए, इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाए और हजारों साल से चली आ रही अपनी संस्कृति को ना बचा पाए, तो स्वराज प्राप्त नहीं कर सके। हम पर शासन करने वालों ने हमारी सारी उत्कृष्ट व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। और अभी आपको इस मंच पर बहुत खूबसूरत तरीके से अभिमन्यु जी आपके और आपकी टीम ने दिखाया है। मैंने 75 के 75 एपिसोड देखे हैं, लेकिन आपने शायद पिछले 75 मिनट में जो करके दिखाया है वो भी अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। आपके सभी आर्टिस्ट को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा सेकंड नहीं था कि हमें अपनी आंख कहीं इधर से उधर करनी पड़ी हो। वी वर ग्लूड टू द स्टेज। आई थिंक दैट वाज आउटस्टैंडिंग। मैं अंत में कुछ बातें कहना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें मुझे स्वराज को लेकर भी कहनी है कि अंग्रेज तो हम पर, मैं कह सकता हूं, वो हम पर शासन करते रहे, देश को बांटने का काम भी किया, हमारे जनमानस में एक हीन भावना को भरने का काम भी किया हर क्षेत्र में। हालांकि हम उनसे आगे थे अंग्रेजों, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे ऊपर हर तरह के एक और तरह से जुल्म ढाने का काम किया है। हमारे बीच में हालांकि उस समय उच्च मानवीय और शासन के मूल्य कहीं उनसे बहुत आगे थे, लेकिन अंग्रेजों ने प्रयास किया कि हमें किस तरह से नीचा दिखाई जाए। अगर आप याद करिए हजारों वर्ष का भारत का इतिहास, जिस भारत ने दुनिया को गीता, वेद, शून्य और खगोल शास्त्र दिए हैं, उन्होंने उसके ज्ञान को लेकर भी मिथक खड़ा कर दिया और ये प्रयास किए कि हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति शासन करने की क्षमता के प्रति हीन भावना भर दी जाए, ऐसा हीन भावना खड़ी कर, और उसमें वो सफल हुए। मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, अंग्रेजों ने तो उस समय बांटने का काम किया था, हीन भावना खड़ी करने का काम किया था। आज भी कुछ ताकतें देश में ऐसी हैं जो देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने का प्रयास कर रही हैं, हमें ही नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं, अपनी उपलब्धियों पर भी गौरव महसूस नहीं करती, गर्व महसूस नहीं करती, बल्कि उससे दूर रहने का प्रयास करती। हमने जब राजपथ को बदलकर सुंदर कर्तव्य पथ बनाया, आजादी के 75वें वर्ष में भारत मंडपम बनाया, यशोभूमि बनाया और भारत को नया संसद भवन बनाकर दिया, तब भी वो ताकतें उससे दूर बनी रही। वो जितनी मर्जी दूरी बनाए रखें, 140 करोड़ देशवासियों ने उसमें गौरव प्राप्त किया है। ये देखा है कि भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्वराज धारावाहिक का उद्देश्य जनमानस के अंदर इस हीन भावना को मूल उखाड़ फेंकने का और फिर से एक बार भारत के और भारत के इतिहास के प्रति गौरव का वो पल, वो भावना लाने का है, क्योंकि तभी हम स्वराज के उद्देश्यों को सिद्ध कर सकेंगे और अमृत काल के सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही होगी। मैं आज यहाँ बैठे सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग अपने इतिहास की अच्छी चीजों का गौरव नहीं करते हैं, वो कभी महान भविष्य की रचना नहीं कर सकते। अगर देश का महान भविष्य बनाना है तो हमारे महान इतिहास का युवा पीढ़ी में गौरव पैदा करना होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है ये धारावाहिक हमारे युवाओं को झकझोर कर उनके मन में देश के गौरवशाली इतिहास के प्रति और गौरव पैदा करेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महान भारत की रचना करेंगे और गति से आगे बढ़ेंगे। साथियों, स्वराज का हर एपिसोड किसी एक वीर वीरांगना या फिर ऐसे युद्ध पर आधारित है। 75 एपिसोड की श्रृंखला में देश के सभी क्षेत्र के वीरों और हमारे जो योद्धा थे, उनके जीवन के ऊपर यह आधारित है, चाहे दक्षिण का था, उत्तर था, पश्चिम का था या पूर्व का था। यह कार्यक्रम हमें हमारे देश के अर्थ, उत्पत्ति और परिणामों को समझने में मदद करता है। भारत के इतिहास को विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों के ने जो अपने राजनीतिक, वैचारिक और आर्थिक स्वार्थों के अनुसार लिखा,
यानी कि उन्होंने जो सच था उसको नहीं दिखाया, उन्होंने अपने अनुसार लिखने का काम किया। इसके कारण अधिकांश लोगों के बीच भारत की स्वराज की खोज की समग्र तस्वीर केवल ब्रिटिश काल तक ही सीमित रह गई थी। स्वराज कार्यक्रम भारत के स्वराज की खोज एक ऑडियो विजुअल इतिहास प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम में स्वराज की अवधारणा को दर्शाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की भावना को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलेगी। स्वराज कार्यक्रम के निर्माण में हमने बहुत सारे लोगों का सहयोग लिया। इसके लिए प्रख्यात इतिहासकारों की एक सलाहकार समिति और शोधकर्ताओं की एक टीम का गठन किया गया है। उसमें से कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित भी हैं। ये श्रृंखला 1498 से लेकर 1947 तक लगभग 500 वर्षों की अवधि को कवर करती है। 500 वर्षों की अवधि बहुत लंबी है और ये उस समय के गौरवशाली भारत, वास्को डिगामा के आक्रमण से शुरू होकर भारत के स्वराज प्राप्त करने तक की कहानी कहता है। स्वराज कार्यक्रम हिंदी में निर्मित किया। ये तो हमारा मूल रूप से हिंदी में ही बनाना था, लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखकर हमने 9 क्षेत्रीय भाषाओं में मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, असमी और गुजराती में भी इसको डब किया है। ये कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में भी अब डब किया जा रहा है और जल्दी इसको प्रसारित किया जाएगा। हिंदी संस्करण का प्रसारण तो हमने कर दिया था, चाहे दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर पहले हो गया है। अब इसको Amazon प्राइम पर आप देख पाएंगे और आज से ही 15 एपिसोड Amazon प्राइम वीडियोस पर उपलब्ध होंगी पहले सीजन के रूप में, और आगे आगे देखिए इसमें और भी प्रसारण बढ़ता जाएगा। मैं अगर इसके कुल मिलाकर देखूं तो हम भारत सरकार एक एनेबलर के तौर पर काम कर रही है ताकि हम अपने इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का अवसर दें। Our intention is to make India a country of content creators, a content continent, or you could say the content hub of the world. And for that we are trying hard. We are taking everyone on board, from filmmakers to the serial to the other content creators. अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रिएटर्स अवार्ड का भी आयोजन किया, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनकी करोड़ों रुपए की आय भी है, वो भारत की कला, संस्कृति, साहित्य को देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है Amazon प्राइम वीडियोस पर भी केवल देश की सीमाओं के अंदर नहीं, दुनिया के अन्य देशों तक भी हम स्वराज को पहुंचा पाएंगे, ऐसी मेरी आशा सुशांत जी से रहेगी कि हम एक और तो 500 वर्ष की कहानी यहाँ पर बता रहे हैं। आपके नाम के साथ भी श्री राम जुड़ा है और श्री राम जी की जन्मभूमि में भी 500 वर्ष तक हिंदुस्तान को इंतजार करना पड़ा, 150 साल तक मुकदमे लड़ने पड़े, तब जाकर आज रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो पाया है। तो श्री राम जी, मैं इतना चाहूंगा आप इसको रोके ना, अन्य देशों तक पहुंचाने का काम भी करें। हमारा ऐसी आशाएं आपसे रहेंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने बहुत कुछ किया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस का हमने फिल्म इंडस्ट्री को शूटिंग के लिए हमने बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं टू शूट इन इंडिया, टू क्रिएट कंटेंट इन इंडिया, हमने उस पर भी बल दिया है। और यही नहीं, भारत को मनोरंजन जगत में और आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। मेरा निवेदन आप सबसे इतना रहेगा, आज एक ऐसा अवसर भारत के पास है कि हम अपनी परंपरा, कला, संस्कृति, इसका देश और दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। मैं पिछले कल दिल्ली में, मुझे दूसरी बार सेंट्रल एशिया के यूथ डेलीगेशन से मिलने का अवसर मिला। लास्ट ईयर भी वो आए थे, इस साल फिर आए हैं। ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन देशों से आने वाले ऐसे 100 युवा हैं और हर देश से 20-20 युवा है। पिछली बार भी लगभग 100 थे। अब ये आपके जगत से जुड़ा हुआ विषय है। जब मैंने युवाओं से मिला, वो आगरा भी गए, गुजरात भी गए, दिल्ली भी आए, पिछली बार वो मुंबई भी गए थे।
आखिरी दिन जब मुझे रात्रि भोज उनको देना था, मैंने उनका अनुभव जानना चाहा कि उनको क्या क्या अच्छा लगा। उन्होंने पिछली बार भी मुझे कहा था कि सर हमें मंच दीजिए, हम आपको कुछ करके दिखाना चाहते हैं। कल भी उन्होंने मंच मांगा और ऐसा मनोरंजन किया कि मैं खुद सकते में था कि कमाल है। सेंट्रल एशिया के 5 देशों में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की इतनी छाप है। उन्होंने अपने देश का कोई गाना नहीं गाया, 5 देशों के यूथ डेलीगेट से आए हुए 100 विद्यार्थियों ने, युवकों ने हमारे भारत की फिल्मों के गाने भी गाए और हमारे भारत का डांस भी करके दिखाया है। अगर हम अपनी इस ताकत को नहीं समझ सकते तो फिर बहुत विलंब हो जाएगा, देर हो जाएगा। मैं 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने जब रशिया गया तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके मॉस्को तक मुझे कोई रशिया का व्यक्ति, जितने लोग मिले होंगे, सबने राज कपूर के जमाने से लेके मिथुन चक्रवर्ती से लेके शाहरुख खान से लेके अमिताभ बच्चन तक की बात। आप कल्पना कीजिए पिछले 7 दशकों में भारत ने क्या अमिट छाप दुनिया भर के देशों पर छोड़ी होगी। हमारी इंडस्ट्री का इतिहास 100 वर्ष से ज्यादा पुराना है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर आज तक की फिल्मों को लेकर हमने दुनिया भर में भारत के इतिहास को दिखाया। हमारी यहाँ की स्टोरीज गांव-गांव की हमने वहां तक दिखाई। भारत की संस्कृति या भारत में रहने वालों को लोग कैसे जानते हैं, हमारी फिल्मों के माध्यम से जानते हैं। हमारी ये ताकत है सिनेमा। दिस इज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। और ये हमें किसी बाउंड्री तक सीमित नहीं करती। आज तो इंटरनेट के जमाने में आप दुनिया के किसी भी देश तक अपनी कला के माध्यम से अपनी आवाज को पहुंचा सकते हो। और जहां एक और स्वराज तो दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर आज एक और इसके बाद जो होने वाला है। सरदार पटेल वो महानुभाव थे जिन्होंने देश की 550 से ज्यादा रियासतों को विलय भारत में किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना उन्होंने देखा था और आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहीं पर है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, ये जो हमें पिछले 70 सालों तक की गुलामी की सोच तक सीमित किया था, हीन भावना हमारे अंदर भरी थी। ना जाने भारत अंग्रेजों से पहले था कि नहीं था, ऐसा लगता ही था मुगल ही थे या अंग्रेज ही थे। सही मायने में भारत का बहुत रिच इतिहास था, कल्चर था। हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को भी अपनी शिक्षा की किताबों तक वो पढ़ाई नहीं गया। हमारी अपनी स्थानीय भाषाओं के प्रति भी हीन भावना खड़ी करके रखी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई लाया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और क्षेत्रीय भाषाओं को हमने बल देने का काम किया है और आगे भी करेंगे। आज आप मेडिकल की शिक्षा हो, आपकी इंजीनियरिंग हो, अन्य शिक्षा हो, आप अपनी स्थानीय भाषा में कर सकते हैं। होम मिनिस्ट्री ने अपना टेस्ट आज 14 भाषाओं में लेना शुरू कर दिया। अगर जापान अपनी स्थानीय भाषा में कर सकता है, चाइना कर सकता है, तो हिंदुस्तान को कौन रोकता है। मैं जर्मनी आज से लगभग 1994 से मैं जब व्यापार करता था 20 साल की उम्र में, तो जर्मन के लोग अंग्रेजी में बोल के राजी नहीं होते थे, लेकिन भारत के लोगों को गर्व महसूस होता था अंग्रेजी में बोल। मुझे मुंबई में आकर एक बात अच्छी लगती है यहाँ की इंडस्ट्री में, यहाँ के लोग अंग्रेजी में कम हिंदी में ज्यादा बात करते हैं और मेरे दिल को वही छू जाती है। ये मैंने मुंबई में देखा है। मुंबई वालों का ये खासियत, ये इंडस्ट्री वालों ने, उनको पता है कि अगर हिंदी को बल देंगे तो और होगा। मैं तो कहता हूँ स्थानीय भाषाओं को भी बल देना। आज हमारी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री रीजनल नहीं रह गई, उसके कंटेंट में दम है तो रीजनल से नेशनल से इंटरनेशनल होते समय नहीं लगता। नाटू नाटू की धूम आज ऑस्कर के अवार्ड तक भी जाकर पहुंची है। केजीएफ, आरआरआर हो या बाकी पुष्पा से लेकर अन्य फिल्मों वहां तक सीमित नहीं, कांतारा का एक तारे के रूप में दुनिया में चमक रही। अब ये किसको सीमित किया? कहीं नहीं, कंटेंट में दम होना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, अच्छा कंटेंट करें और मैदान में आ जाएं। बोनी कपूर जी की मैदान तो आने वाली, लेकिन आप सब लोग भी मैदान में आ जाएं। एनपी सिंह जी बैठे, मेरे पुराने मित्र हैं,
सोनी पे बहुत अच्छा काम भी करते हैं, क्रिकेट से लेके अच्छा मनोरंजन भी करते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप कुछ भी क्रिएट करें, देश का नाम दुनिया में आगे हो। कुछ लोग प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग भी कर रहे हैं ओटीटी का। मैंने पहले भी उनको कहा था कि आप अगर खराब कंटेंट होगा, ऑब्सीन होगा, नग्नता होगी, अभद्र भाषा का प्रयोग होगा जो समाज के लिए नियमों के अनुसार नहीं, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने पिछले कल ही ऐसे 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को उतार दिया है जो समाज में गलत कार्य कर रहे हैं। और इससे इंडस्ट्री का भला नहीं होता, इंडस्ट्री की बदनामी ही होती। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो गिने चुने लोग धब्बा लगाते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री के लोग वैसा नहीं करना चाहिए। मनोरंजन बहुत तरीके हैं मनोरंजन करने के, केवल यही परोस के आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हमने पहले भी देखा, सरदार जैसी फिल्में पहले भी बनी, बहुत सारी बनी, सरदार उद्यम से लेके बाकी भी बनी, सरदार पटेल पे बहुत सारी कुछ बना। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, आप स्वराज को भी देखें और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर जो बना है आप उसको भी देखें, क्योंकि ये भी प्रयास हम सबकी ओर से है। ये विशेष सीरीज आज उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं स्वराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, दोनों के बारे में 2 शब्द और बोल के अपनी वाणी को विराम दूं। जब हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया तब कोविड का समय था। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। हर घर तिरंगा कार्यक्रम हो, तो देश में करोड़ों लोगों ने अपने घर पे तिरंगा झंडा लहराकर सेल्फी खींची और करोड़ों सेल्फीज बना के एक रिकॉर्ड बनाया। मैंने मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया। हमने देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी लेने का काम किया और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देश की राजधानी में एक ही कार्यक्रम कर्तव्य पथ पे आज तक हो पाया। जब हजारों युवा वहां पर इकट्ठे हुए तो प्रधानमंत्री जी ने वो देश की मिट्टी से लेकर तिलक अपने माथे पर लगाने का काम भी किया और माई भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च भी किया। ये माई भारत प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स को खड़ा कर सकते हैं। इंडस्ट्री के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, अभिनेता हो या कोई और भी हो, आप सब लोग उस पर अपने आप को रजिस्टर करें। आपको देख के बहुत सारे लोग उस पर जुड़ेंगे। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा युवा उस पर जुड़ चुके हैं, वॉलंटियर करते हैं। स्वच्छता अभियान हो, खेल कूद हो या अन्य हो। आज मैंने एक और कार्यक्रम लॉन्च किया है, कीर्ति, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट। हमने इसको हंट करने के लिए आज पूरे देश भर के लिए लॉन्च किया है। उभरती हुई प्रतिभाओं को खेलों में चुनेंगे देश के 750 जिलों में जाकर, और भविष्य में 2030 में हम यूथ ओलंपिक्स और 2036 में समर ओलंपिक्स यानी कि ओलंपिक्स भारत होस्ट करे, उस दिशा में भी हम कदम उठा रहे हैं ताकि बड़ा आयोजन भारत में हो। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं स्वराज को देखने आए थे जब पार्लियामेंट चल रहा था, पूरे सांसद वहां पर थे। अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आप ये लॉन्च कर रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है, ना केवल हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देशवासी भी देखेंगे, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। आप सब इसके साथ जुड़े हैं, मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जुड़े, मुझे सुना, थोड़ा सहा भी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।